वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि हमारी जो पूरी लाइफ है इस पर लिमिटेड है। बिना इसके हमारा जो जीवन है वो अभी के टाइम पर सरवाइव नहीं कर सकता है। आज अगर मेरे को आप देख पा रहे हो तो इसका मेन कॉज है इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इलेक्ट्रिसिटी हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो 10th की है वो है कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर मैंने ये बोला कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ने वाले हैं तो इसका मतलब तो टाइप्स भी होंगे किस इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करते हैं वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स बन जाते हैं, एक बनता है स्टैटिक और दूसरा बन जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि मेन इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का कॉज क्या होता है। क्या ऐसा है क्या कि हम लोग पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ट्रांसफार्मर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, या इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया। इस क्लास के अंदर एक दो लेक्चर के अंदर मेरा जो बेसिक बातें चलेंगी वो चलेंगी जो मेन कॉज है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो मेन कॉज मैं यहाँ पर बात करूंगा वो रहेगा मेरा चार्ज। अब ये चार्ज है क्या, अगर एक बार इस चार्ज को आप लोगों ने समझ लिया तो आपके लिए पूरा चैप्टर एक तरीके से हलवा लगेगा, एक तरह से बिल्कुल हलवा लगेगा अगर आपने इस बार चार्ज को समझ लिया तो। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से आज हमारे फ़ोन चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, टीवी चल रही है, एसी चल रही है, तो इसको बनाने का जो मेन कॉज है आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने एक नाम लिया है जिसका नाम है चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन कॉज रहने वाला है वो रहेगा हमारा चार्ज। अब ये चार्ज है क्या, सबसे पहले, क्योंकि ये चार्ज एक बार हमने समझ लिया तो इलेक्ट्रिसिटी को समझना बहुत आसान बन जाएगा। अब देखो, ये कहा जाता है कि चार्ज कौन लाता है, कैसे आता है, इसके लिए हम लोग बेसिक बातें करेंगे। सबको पता है कि जो हमारी नेचर है, नेचर के अंदर सारी चीजें हमने एक वर्ड में क्लासीफाई कर रखी हैं जिसका नाम मैटर होता है। अब मैटर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से बनता है। अब जैसे इस क्लास को मैं आगे बढ़ाने से पहले आपका मैं इंटरेस्ट इस लेक्चर में लेना चाहता हूं। आपसे क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ लेता हूं, अगर आपको चार्ज पढ़ के आए हो, भाई देखो ये लेक्चर मेरा आ रहा है, अभी मंथ चल रहा है हमारा अक्टूबर, तो आप सबने क्लास 10th का आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप सब चार्ज के बारे में जानते हो, तो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसके पास में चार्ज है 20 कूलम और इसके पास में चार्ज है 80 कूलम। अब मैं आपसे ये कंडीशन पूछता हूं कि मैंने इनको कनेक्ट किया है कंडक्टिंग वायर से, तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, 20 कूलम से 80 कूलम की तरफ या 80 कूलम से 20 कूलम की तरफ। जैसे अगर मैं बोलूं कि चार्ज का जो फ्लो बनता है लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की तरफ बनता है या फिर स्मॉल अमाउंट से लार्ज अमाउंट की तरफ, तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कुछ लोग तो बिना सोचे आंसर देंगे, अरे सर सोचना क्या है, ज्यादा की तरफ से कम की तरफ जो हमारा चार्ज है वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। जाहिर सी बात है कि हमारा जो चार्ज है वो हाइयर से कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ। सोचना क्या, लेकिन मैं तुमसे ये बोल दूं कई कंडीशन ऐसी भी आ सकती हैं जिसके दौरान हमारा चार्ज हो सकता है कि कम से ज्यादा की तरफ भी फ्लो हो जाए। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट चार्ज का हमें यहां पर डिस्कस करना है। अरे एक बार अगर आपने चार्ज को समझ लिया ना तो आपका जो सिर दर्द है ना इलेक्ट्रिसिटी का वो खत्म होने वाला है। तो इसलिए लेक्चर के एंड तक बने रहना और इस क्वेश्चन का हमें आंसर भी लेकर जाना है। अब मैं बात कर रहा था, भाई यार देखो जितनी भी सारी चीजें हैं सबको हमने एक वर्ड में क्लासीफाई कर रखा है, उस वर्ड का नाम है मैटर। अब मैटर को बनाने के लिए एक टाइनी पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल रहता है, इस टाइनी पार्टिकल को मैं फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल सकता हूं। अब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी हमारा मैटर उसके अंदर एक टाइनी पार्टिकल पाया जाएगा, वो टाइनी पार्टिकल जो हमारा कहलाएगा वो रहेगा एटम। कि बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल जो एटम्स हैं उनसे मिलकर हमारे मैटर बनते हैं। ठीक है सर, आगे बताओ इसमें। अब जो भी एटम होता है, एटम के अंदर जब हम बात करें तो हम सब लोग 9th में पढ़कर आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब मेन रूट यही रहेगा कि जो एटम के अंदर ये जो मैंने तीन पार्टिकल यहां पर नोट करे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, यही रेस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी मैटर को चार्ज करने के लिए। क्योंकि शुरुआत के समय में जब भी मैटर एग्जिस्ट करता है वो हमेशा न्यूट्रल कहलाता है। न्यूट्रल का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसके पास में कोई चार्ज नहीं होगा। अब ऐसी बॉडी जिसके पास में चार्ज नहीं है वो क्या कहलाई जा रही है? न्यूट्रल। तो इसका मतलब न्यूट्रल से हमें क्या करना है? उसको उसको चार्ज की तरफ लेकर आना है, हैव अ चार्ज। अब देखिए ये जो पार्टिकल्स है ये न्यूट्रल क्यों कर रहे हैं मैटर को? ये कहा जाता है कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ उस पर प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं ऐसा कहूं कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास में चार्ज रखता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का, और जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो रहेगा पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब दोनों के पास में चार्ज है बट अपोजिट नेचर का है। तो सीधी बात यह है कि एक माइनस रख रहा है, एक वही चीज प्लस की रख रहा है, तो हमारे पास में दोनों का जो इफेक्टिव चार्ज है वो क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल। अब क्या करें हम ऐसा जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी बनने वाली नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए भी चार्ज रेस्पॉन्सिबल है। अब हमें चार्ज लेकर आना है इस ऑब्जेक्ट पर, कैसे लेकर आए भाई? अब चार्ज लाने के लिए क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो जब इम्बैलेंस हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या फिर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या फिर प्रोटॉन कम ज्यादा हो जाए, आपस में कंपैरिजन करने पर इन दोनों में से किसी एक को तो क्या होना पड़ेगा? कम या ज्यादा होना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करना चाहते हो तो आपके उसके अंदर इम्बैलेंस प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी, आइदर इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन की। मैंने अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ बिल्कुल ऐसा है। या तो आप इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से लूज या गेन करवा दो, या फिर प्रोटॉन को लूज या गेन करवा दो। सर न्यूट्रॉन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? न्यूट्रॉन के बारे में बात इसीलिए नहीं की जा रही क्योंकि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज ऑन इट। तो अब क्या करें? अब इसके लिए ये करते हैं कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि शुरुआत में वो न्यूट्रल कहलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हम इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से कम हो तो कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाने के लिए अब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। अब हम आए, हमने बोला भाई एक काम करते हैं, इसके अंदर से प्रोटॉन को निकाल ले जाते हैं। तो मना किया भाई, प्रोटॉन को निकालना इजी नहीं होता। प्रोटॉन को निकालना किसी भी मैटर से इजी नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन को निकालने के लिए, प्रोटॉन को किसी भी एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारी चाहिए होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी से इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन को आसानी से हम निकाल पा प्रोटॉन को हम आसानी से निकाल नहीं पाते, और हम आसानी से किसको निकाल पाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। तो सिंपल सी बात ये होगी, अगर न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है तो इम्बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल। मतलब कहने की बात ये आ जाती है कि आप अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन के साथ में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ से ये रहेगा कि आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन
आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को लेकर जा सकते हो या फिर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो। अगर मैं किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को लूज करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता हूं, निकालता हूं, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है मेरा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस मैटर के पास में या इस एटम के पास में हो गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की कमी हो गई भाई इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसका मतलब इनडायरेक्टली प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा हो गए वो इस तरीके से, जैसे ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट शुरुआत में 10 इलेक्ट्रॉन रखता था और 10 ही क्या रखता था, ये प्रोटॉन। अब मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो यहां पर रहेंगे 9 इलेक्ट्रॉन और यहां पर कितने रहेंगे प्रोटॉन, हमारे 10। तो मुझे दिख रहा है कि 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को मैं जब मैं चेक करता हूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी मेरी, पॉजिटिवली चार्ज कहलाई जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन में इसको देता हूं तो इसको बोला जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई भरपूर मात्रा में इस ऑब्जेक्ट को क्या मिल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुके हैं तो इस पर कंडीशन बन जाएगी 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। आपने दोनों कंडीशन में देखा प्रोटॉन का नंबर वही 10 का 10 है, यहां पर भी 10 है और इस दूसरी कंडीशन में भी प्रोटॉन का नंबर 10 आ रहा है। तो प्रोटॉन का नंबर 10 आने का कारण क्या है कि प्रोटॉन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि प्रोटॉन को तो हम बॉडी से निकाल ही नहीं सकते। पहले ही मैंने बताया था प्रोटॉन को निकालने के लिए तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और अपनी ऑर्बिट का भी एक एनर्जी बैरियर होता है जिसकी वजह से हमें अगर वहां से निकालना तो उतनी एनर्जी चाहिए होगी, और इतनी हमारे लिए देना पॉसिबल नहीं है। तो हम कितनी दे सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फिर किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। अब हम इतना समझ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें चार्ज करना है तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। कैसे करके, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल कर या फिर इलेक्ट्रॉन उसको देकर। अब बात ये आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे निकाले जाएंगे या कैसे इसको दिए जाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का कोई तरीका तो होगा ना, कोई तो तरीका होगा ना किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, कि चार्ज आप इस तरीके से कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से दे सकते हो। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा फ्रिक्शन मेथड, दूसरा मेथड होता है हमारा कंडक्शन मेथड, और तीसरा मेथड होता है हमारा इंडक्शन मेथड। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होगा, 3 मेथड हमने दे रखे हैं। या तो आप फ्रिक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करवा सकते हो, या फिर कंडक्शन की मदद से, या फिर इंडक्शन की मदद से। अब जब मैं पहली बात फ्रिक्शन के बारे में करता हूं, अगर मैं पहली बात फ्रिक्शन के बारे में करता हूं तो फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन एक मेथड है किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका है, वो कौन सा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है। जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अब भाई देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख लिया। अब जब मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करूंगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट बनने की वजह से अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा कि अब इलेक्ट्रॉन देने किसको है और इलेक्ट्रॉन लेने किसको है।
अब इन दोनों में आपस में बातचीत होंगी, यार जो हीट निकल रही है ना, इसको जो सहन कर पा रहा है वो बचा रहेगा, जो नहीं सहन कर पा रहा है वो मारा जाएगा लड़ाई में। अब ए और बी दोनों आपस में डिसाइड कर रहे हैं, जब आपस में रब किए जा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्योंकि अगर ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा चार्ज, नेगेटिव। और अगर बी ने ए को दे दिया तो ये पॉजिटिव, और ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो अब इन दोनों में डिसाइड कैसे किया जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब ये डिसाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट के वर्क फंक्शन पर। अब इन दोनों के जो एक वर्ड आता है वो आता है वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है भाई, देखो फ्रिक्शन तरीका, दो ऑब्जेक्ट को रब करने पर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, और इसलिए ये कि इन दोनों के रब करने पर हीट जनरेट होती है। अब इन दोनों में से डिसाइड किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है। अब वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल के वर्क फंक्शन पर। अब कोई भी कंडक्टर कोई भी कंडक्टर हो या फिर कोई भी मेटल हो, कोई भी कंडक्टर या कोई भी मेटल, उसके सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिमूव करें, तो उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मेरे पास में एक ये मटेरियल है और एक ये मटेरियल है, इन दोनों के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, इनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, तो मुझे ताकत तो लगानी पड़ेगी ना दोनों मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अब कम ताकत किससे निकाली जा रही है, कम ताकत किसके लिए लगाई जाएगी, इस ए के लिए या फिर बी के लिए। अब ये बात डिपेंड करता है इन दोनों का वर्क फंक्शन। अब जिसका वर्क फंक्शन क्या है, जिसका वर्क फंक्शन कम हुआ, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यहां से निकालने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और यहाँ मुझे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो मिनिमम एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड हो रही है, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी to extract electron from the surface of metal और कंडक्टर। किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर से जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी लगाई जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन बोल देते हैं। अब जैसे देखो दोनों के रब करने पर क्या हुआ कि बी ने ए को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए ए को, तो इसका मतलब क्या है कि बी का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ बी इज स्मॉलर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। तो फ्रिक्शन के दौरान ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो एक बॉडी उनके अंदर पॉजिटिव और एक बॉडी उनके अंदर क्या बन जाती है, नेगेटिव। पॉजिटिव बॉडी और दूसरी हमारी बन जाएगी नेगेटिव बॉडी। पॉजिटिव बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव बॉडी के अंदर होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्रिक्शन में क्या हो रहा है। कि मैंने क्या किया, एक रॉड ली, ग्लास रॉड। शुरुआत में न्यूट्रल थी और इसके सामने मैंने एक क्लॉथ रख दिया, जो कि क्लॉथ है मेरा सिल्क का। अभी दोनों ही न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अब आफ्टर रबिंग करने के बाद में मुझे पता चला कि इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और जो कपड़ा था उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो जब हमने दोनों मटेरियल आपस में रब करे थे तो क्या हुआ कि उनके बीच में हीट जनरेट हुई, उस हीट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से आसानी से निकल रहे हैं,
कि भाई ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो गए किसकी तरफ, सिल्क की तरफ। तो जो ग्लास रॉड है वो हमारी बन जाती है पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ जो बन जाता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इसकी जगह एक और रॉड आपसे पूछी जाती है, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड जो रहेगी उसको हम लोग रब करते हैं फर से। जैसे ही फर से रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन अब आएंगे। एबोनाइट रॉड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब फर से आएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएंगे तो ये बन जाएगी नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा हमारा फर पॉजिटिव चार्ज। तो ये तरीका रहा हमारा फ्रिक्शन का। लेकिन फ्रिक्शन का जो मेथड है वो मैं आपको बताऊं, जो फ्रिक्शन जो मेथड चार्जिंग के लिए लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कंडक्टर्स के लिए लगाया जाता है, या फिर कम से कम एक उनके अंदर मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। तो फ्रिक्शन का जो मेथड हम लगाने वाले हैं, कभी भी गलती से मेटल और मेटल के बीच में मत लगा देना। कि मैं क्या कह रहा हूं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक चार्ज करने का मेथड है किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, चार्ज मेथड। तो ये जो रहेगा वो रहेगा हमारा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, मींस नॉन कंडक्टर हम लोग नाम ले सकते हैं, नॉन मेटल की जगह पर हम लिख सकते हैं नॉन कंडक्टर प्लस नॉन कंडक्टर। अब ऐसा क्यों है कि क्यों फ्रिक्शन के अंदर मेटल प्लस मेटल को रब करने पर चार्ज नहीं लाया जाता? क्या चार्ज नहीं आएगा? हाँ चार्ज आएगा, लेकिन होता क्या है, देखो आप एक मेटल को रब कर रहे हो दूसरे मेटल से, तो आप जैसे ही मेटल को रब कर रहे हो दूसरे मेटल पर, तो इन दोनों के बीच में मानते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर होगा, लेकिन दोनों ही क्या है, कंडक्टर है। दोनों अगर कंडक्टर हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपने यहां से यहां भेजे थे, थोड़ी देर बाद वो तुरंत यहीं के यहां आ जाएंगे। तो एक दूसरे का जो चार्ज इन दोनों के पास में ट्रांसफर हो रहा है, इनकी कंडक्टिविटी की वजह से फिर से ट्रांसफर होकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से किसके बराबर बन जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसका मतलब मेटल पर चार्ज रुक ही नहीं सकता, वो तो नॉन मेटल पर या नॉन कंडक्टर पर हम चार्ज को रोक कर रख रहे हैं। मेटल को रब करने पर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो चार्ज क्या हो रहा है, फिर से कंडक्टिविटी की वजह से ट्रांसफर होकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। इस वजह से हम नॉन मेटल को रब नहीं कर सकते, फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। और नॉन कंडक्टर के केस में क्या रहेगा, नॉन कंडक्टर के केस में ये रहेगा कि भाई एक तो रहेगा जो चार्ज को होल्ड कर लेगा, ये मेटल और ये नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर। तो यहां से गए इलेक्ट्रॉन्स तो इसने होल्ड कर लिए वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है नॉन कंडक्टर के पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ हैं। चलो, अब एक फ्रिक्शन पर एक कॉन्सेप्ट बनता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं देना चाहता हूं कि आप सबने छोटे जब थे, या फिर अभी तो छोटे ही हो, क्लास 6, 7, 8 के किसी भी स्टैंडर्ड में आपके क्लास टीचर ने या सब्जेक्ट टीचर ने आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया होगा कि एक स्केल लेकर छोटे छोटे पेपर के पीसेस के साथ में आपको एक प्रैक्टिकल दिखाया होगा कि स्केल को क्या किया, रब किया, स्केल को बालों पर रब किया, और स्केल को बालों पर रब करने पर इस पर बोला कि यार अब चार्ज आ गया, और आप इसके करीब लेकर गए बिना कांटेक्ट के, और ये पेपर क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए कुछ डिस्टेंस से ही। फिर पता क्या होता है कि मान लो इसमें से ये पेपर का पीस है, आप स्केल के पास में लेके गए और यहाँ स्केल से ये वाला हिस्सा इसके कांटेक्ट में आ गया, अट्रैक्ट हो गया। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि दूसरा स्केल रब करके, दूसरा स्केल रब करके आप इस कॉर्नर पर लेकर आना, तो आप यहां पर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं देखोगे। यहां देखो आपको अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी दिख रही है कि स्केल से ये पेपर अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरे स्केल से ये पेपर रिपेल हो रहा है। अब ये अट्रैक्शन रिपल्सन क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को बड़े आसानी से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए डाउट है, आप कर कर देखना कि ऐसा क्यों होता है कि एक स्केल जो ग्लास का है पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके कांटेक्ट में ही रहने देना है,
और दूसरी तरफ से जब हमने एक दूसरा स्केल लगाया तो यहाँ पर रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो हो रही है दूसरे पेपर, उसी सेम पेपर के साथ में। स्केल चेंज कर लिया है, लेकिन ये इसके साथ में अट्रैक्ट रहना चाहिए, ये इससे कांटेक्ट में रहेगा, तब आपको दूसरा स्केल लाकर इसके पीछे के पोर्शन पर लगाना है। फिर मुझे बताना है कि ये वाला स्केल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। यह आपके लिए क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूं सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग। दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग आता है हमारा कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन मेथड क्या है, कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज ला रहे हैं। एक बार जब हमने उसको चार्ज लाया तो हम समझ जाएंगे कि ये है क्या, हम किसको लेकर आ रहे हैं। जैसे हम लोग चार्ज ले आए उसके बाद में फिर हमारा स्टार्ट होगा चार्ज का पूरा सिनेरियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे और चार्ज क्या कर सकता है, क्या इफेक्ट दिखा सकता है। क्योंकि चार्ज का ही एक इफेक्ट है जो हम 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास में एक चार्ज बॉडी होगी, इस बार मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में चार्ज बॉडी होगी और उसको कांटेक्ट में लाया जाएगा अनचार्ज्ड बॉडी के। कंडीशन इसमें यह रहेगी कि यहां इन दोनों के बीच में कांटेक्ट रहेगा, या तो आपसी कांटेक्ट इन दोनों का रहेगा या फिर कोई भी कंडक्टिंग वायर इनके बीच में रहेगा। ऐसे में इस चार्ज्ड बॉडी से इस अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज किया जाएगा, इस अनचार्ज्ड बॉडी को यहां पर चार्ज किया जाएगा। अब चार्ज करने के लिए क्या होगा, यहां से चार्ज फ्लो होकर इसके पास में जाएगा। जब कंडक्शन के दौरान चार्ज फ्लो होता है तो जैसा आप चार्ज लेकर आए हो उस अनचार्ज्ड बॉडी पर सेम चार्ज आ जाता है। अगर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर इसके भी कैसा चार्ज का बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम बना देगा। कंडक्शन के अंदर ऐसी बात देखी जाती है कि अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कराया जाएगा और जैसी चार्ज्ड बॉडी के ऊपर चार्ज है सेम नेचर का चार्ज उस दूसरी बॉडी पर आ जाता है। अगर मेरे पास में बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होती और बाय कंडक्शन मैं किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कराने वाला हूं तो मेरे पास चार्ज इस बॉडी पर भी सेम नेचर का आएगा, नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इसी कंडक्शन के दौरान हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंडक्शन के दौरान जो चार्ज का फ्लो बन रहा होता है वो कब तक बनता है, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। अब इस कंडक्शन के दौरान मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई एक आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा भी आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है। ये हमारा न्यूट्रल है और इसके पास में चार्ज है। इस स्फीयर पर चार्ज है 20 कूलम और इस स्फीयर पर चार्ज है 0 कूलम। जब मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराया तो आफ्टर दिस कंडक्शन, आफ्टर कंडक्शन दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज Q1 डैश Q2 डैश। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास में दो स्पेयर हैं, दो कंडक्टिंग स्पेयर हैं और इन कंडक्टिंग स्पेयर को मैं आइडेंटिकल बोल देता हूं, आइडेंटिकल स्पेयर अगर मेरे पास में है और उनके पास में चार्ज है और उनको मैं कंडक्ट करवाता हूं चार्ज को, तो दोनों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा। तो इसके लिए सीधी सी ट्रिक ये बनती है कि अगर एक ही रेडियस के, सेम रेडियस के अगर दो चार्जेस बॉडी हैं, सेम रेडियस के मेरे पास में आइडेंटिकल स्पेयर हैं, इनके ऊपर जो चार्ज है टोटल चार्ज का आप क्या करो, टोटल चार्ज का हाफ हाफ चार्ज डिवाइड कर दो, दोनों के ऊपर हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा टोटल चार्ज का। अभी टोटल चार्ज कितना है, 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 10 कूलम 10 कूलम, इसके पास कूलम 10 और इसके पास भी चार्ज 10 कूलम। मतलब दोनों के पास में जो चार्ज है वो कितना कितना हो जाएगा, 10 कूलम का। जैसे एक और क्वेश्चन में बनाऊं, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर
दूसरा स्फीयर, इसका रेडियस भी 20 सेंटीमीटर, इसके ऊपर चार्ज 30 कूलम और इसके ऊपर चार्ज 20 कूलम। अब बताइए कि जब इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, कंडक्शन से एक दूसरे के चार्ज को फ्लो किया जाएगा, तब इन दोनों बॉडी पर चार्ज कितना कितना आएगा। तो जो प्रॉपर्टी सिखाई है कि आइडेंटिकल स्पेयर हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों चार्जेस का सम कर लो। दोनों चार्जेस का सम 30 प्लस 20 इक्वल टू 50, और इसको क्या कर दो, हाफ हाफ डिवाइड कर दो। तो दोनों स्पेयर पर जो चार्ज मेरा बन रहा है वो बन रहा है 25 कूलम और 25 कूलम। लेकिन अगर सर चार्ज से मतलब अगर हमारा ये जो स्पेयर है आइडेंटिकल है तो हमने हाफ हाफ कर दिया। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए किसी के द्वारा कि दोनों स्पेयर आइडेंटिकल नहीं है तो इसके लिए क्या होगा, अभी आपके सिलेबस में इतना है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ अगर दोनों स्पेयर आइडेंटिकल नहीं है तो। क्योंकि शुरुआत के लेक्चर में जो आपसे मैंने कॉन्सेप्ट दिया था ना कि चार्ज का फ्लो कहां से कहां बनेगा, उसी का हम लोग आंसर देंगे कि चार्ज का फ्लो बनता कैसे है। अब मेरे पास में मान लो कि ये दोनों स्पेयर आइडेंटिकल नहीं है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आर, इसका 2r रेडियस। तो ऐसे में क्या होगा, इस पर भी चार्ज आएगा कंडक्शन के बाद में Q1 डैश, इस पर चार्ज आएगा Q2 डैश। तो जो Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है, Q1 डैश निकालने का फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2, और Q2 पर चार्ज निकालना है तो वो रहेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ये हमारा टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बस मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि अगर उसने बोला कि आइडेंटिकल है तो ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, तो नहीं है तो अपन ये कर देंगे भाई, कर क्या देंगे, पहले का रेडियस, दोनों के रेडियस का सम और दोनों पर चार्जेस का सम और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हम दोनों को आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था उसकी बारी है कि चार्ज का जो फ्लो बनता है वो कहाँ से कहाँ बनता है, ज़्यादा से कम की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ। तो ये कहा जाता है कि पहली बात तो कि जो चार्ज का फ्लो है डजंट डिपेंड ऑन दी मैग्नीट्यूड। क्या बात है, बात ये कि इसके पास में 20 कूलम और इसके पास में 80 कूलम, तो चार्ज का फ्लो आपके हिसाब से तो ऐसे बन रहा होगा 80 कूलम की तरफ से 20 कूलम की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज, ये सारी बातें अभी तक मैं कर रहा हूं ना तो आपके तो दिमाग से ही जा रही होंगी, इसलिए जा रही हैं क्योंकि आपको क्लास 10th के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, उसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिखिए बेटा चार्ज, और चार्ज के दो टाइप, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बस इसके बाद में इसकी डेफिनेशन, इसके चार्ज का जो सिंबल होता है वो Q होता है, चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू IT होता है, चार्ज की यूनिट मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम में होती है, MKS में कुलाम होती है, CGS में हमारी ESU यूनिट होती है, और एक EMU यूनिट होती है, स्टेट कुलाम एंड एब्सोल्यूट कुलाम। तो ऐसे करके आपको बस डेफिनेशंस लिखाई, काम खत्म। अब फ्लो ऑफ चार्ज does not depends on does not depend on मैग्नीट्यूड, ये बात दिमाग में बिठा लेना। किसी भी बॉडी को जो चार्ज के फ्लो को लेकर बात की जाए तो किधर से चार्ज फ्लो होगा वो मैग्नीट्यूड को देखकर नहीं बताया जा सकता, तो किसको देखकर बताया जाएगा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर वर्ड आया है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इतने बुरे तरीके से कत्लेआम मचाया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के नाम पर गुमराह किया जाता है कि वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट और या फिर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसे करके हम दोनों को डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन इस लेक्चर के दौरान आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी और तरीके से देखने को मिलेगा।
अब फ्लो ऑफ चार्ज कभी भी हम लोग ऐसे देखकर नहीं बताएंगे कि ज्यादा से कम की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ होगा। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। अब ये कैसे पता चलेगी, आगे लेक्चर में बने रहिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।